सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस के इजलास में जहां कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर गौर किया, वहीं पाकिस्तान में लोगों ने इमरान खान की तकरीर पर वाह किया। पर इस दौरान पूरी दुनिया की नजर कहीं और थी। वो थी स्वीडन की 16 बरस की एक लड़की ग्रेटा थुनबर्ग के भाषण पर। ग्रेटा थुनबर्ग ने इस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर एक बड़ा इमोशनल सा भाषण दिया। You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. पर ग्रेटा भी इंटरनेट ट्रोलिंग से बच नहीं सकी। जहां पूरी दुनिया के एक तबके ने ग्रेटा थुनबर्ग की कोशिशों को बड़ा सराहा, उसे पर्यावरण की रक्षा की हीरोइन कहा, वहीं कुछ लोगों ने थुनबर्ग को एक्ट्रेस यानी अदाकारा कहा। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रेटा थुनबर्ग का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहे। आखिर क्या है ग्रेटा थुनबर्ग की सच्चाई और क्या रिश्ता है उसका हमारे इस कहानी से, हम जल्द ही देखेंगे। अब तक हमने देखा कि पहले वो टुकड़े बने जिन्होंने रिप्रोडक्शन सीख लिया। इसके कारण इनकी संख्या बढ़ती चली गई। म्यूटेशन के कारण जहां पर पहले केवल एक तरह के टुकड़े थे, अब कई तरह की जातियां आने लगी। अब ये प्रोसेस बड़ा ही लंबा चला। तकरीबन 300 करोड़ साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ और अगले 200 करोड़ साल में पूरी दुनिया इन जीवों से भर गई। इस दौरान एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी। वो ये थी कि आपसी कंपटीशन के कारण एक टुकड़े ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर अपने लिए एनर्जी बनाना सीख लिया। ये एक धमाकेदार तजुर्बा था। नेचुरल सिलेक्शन के कारण इस टुकड़े के वंशजों की संख्या बढ़ती गई और अगले 200 करोड़ साल में धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी पर छा गए। इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रोसेस में ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज, एनर्जी और ऑक्सीजन बनाने लगे। ये आज के पेड़ पौधों के पूर्वज थे। यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आज भी पेड़ पौधों में चल रही है। अब दूसरी मजेदार बात यह है कि यह घटना घट रही थी समंदर की गहराइयों में। फोटोसिंथेसिस से निकले ऑक्सीजन अब धीरे धीरे समंदर की सतह की तरफ बढ़ने लगे। उस समय समंदर के पानी में काफी लोहा घुला हुआ था, लेकिन ऊपर उठते हुए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर अब ये रस्ट यानी जंग में बदलने लगा और ये जमीन की सतह पर परत दर परत बढ़ने लगे। इसी लोहे को निकाल आज हम अपनी मजबूत दुनिया बनाते हैं। खैर, बड़े लंबे समय तक ये चलता रहा और धीरे धीरे ऑक्सीजन अब पूरे पानी में घुल चुकी थी। इसे द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। एक समय के बाद पानी पूरी तरह ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया और वहां से निकल अब ये हवा में भरने लगा। करोड़ों साल की इस प्रक्रिया के बाद पूरा वातावरण आज की तरह ऑक्सीजन से भरने लगा था। वातावरण की ऊपरी सतह के ऑक्सीजन अब अल्ट्रावायलेट रेस से टकरा के ओजोन लेयर बनाने लगे, जो कि आने वाले जीवन के लिए एक सुरक्षा चक्र बनने लगा। अब तक जीवन पानी के अंदर पनप रही थी और ऑक्सीजन इनके लिए जहरीला था। अब एक बड़ा म्यूटेशन ये हुआ कि कुछ जीवों ने ऑक्सीजन को यूज करना सीख लिया। अब उन्हें भीषण एनर्जी मिलने लगी और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और साइज बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। आज भी हमारे हर एक सेल में
हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन ऑक्सीजन लेके आता है और वो जो चीज़ है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उससे मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही एनर्जी हमारे ज़िंदगी के सारे काम पूरे करने में इस्तेमाल होती है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, ये क्या चीज़ है? ये एक ज़माने में अलग जीव हुआ करता था। इसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उस ज़माने में जब धागों और टुकड़ों की लड़ाई चल रही थी तब माइटोकॉन्ड्रिया उस चीज़ से टकराया जो आज के मॉडर्न सेल्स के पूर्वज थे। अब ये कहानी हमें अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर की याद दिलाती है। उस सेल की लड़ाई माइटोकॉन्ड्रिया से वैसी ही हुई जैसे अमिताभ बच्चन की लड़ाई प्राण से हुई थी और अमिताभ बच्चन की तरह यह सेल जीत गया, लेकिन इसने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मारा। इनमें दोस्ती हो गई। आज भी माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के हर एक सेल को एनर्जी बना के देता है जिससे शरीर का सारा काम होता है। अब हम ये कैसे जानते हैं? वो हम इस तरह से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अलग डीएनए होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ये केवल माता से के बच्चों को मिलता है। इसी कारण से आज भी जेनेटिसिस्ट माता की साइड की एंसेस्ट्री को ढूंढने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 200 करोड़ साल तक लाइफ इन्हीं बैक्टीरिया के फॉर्म में रही और इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और अब तक जो भी नई जातियां बनती थी वो म्यूटेशन के कारण बनती थी और ये बदलाव बड़ा धीमा होता था। फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दो सेल मिले और उनका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो गया, चिपक गया, कुछ ऐसे ही जैसे हम ताश की दो गड्डियों को एक दूसरे में मिला दे। ये पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। डीएनए के आपस में मिलने के कारण जातियों में अंतर बड़ा ही तेजी से आने लगा और दुनिया में डाइवर्सिटी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। अब पहले दुनिया में केवल एक सेल वाले बैक्टीरिया थे, वो अब धीरे धीरे कई सेल वाले मल्टी सेल्यूलर जीव में बदलने लगे। रिचर्ड डॉकिंस की सर्वाइवल मशीन यानी शरीर अब एक दूसरे से बदलने लगे और इनका साइज भी बढ़ता चला गया। ये बैक्टीरिया पहले तो प्लांट में बदले और फिर कुछ समय बाद किसी पौधे की टहनी टूट के अलग से पानी में तैरने लगी। इनमें नया बदलाव आया और ये वॉर्म्स यानी जोक की तरह बन गए। ये शायद एनिमल लाइफ की शुरुआत थी। अगला बड़ा बदलाव ये आया कि इन शुरुआती जानवर में ऐसी म्यूटेशंस हुए जिससे इनके चमड़े में कुछ ऐसा हुआ कि अब सूरज की रोशनी के आसपास के माहौल को ये पड़ने लगे। चमड़े के इन सेल्स ने धीरे धीरे आंख का रूप ले लिया। जिन जानवरों में आंख थी उनका दूसरे जानवरों से बचना और दूसरों को खाना और आसान हो गया और इवोल्यूशनरी प्रेशर के कारण इनकी संख्या बढ़ती चली गई और धीरे धीरे तकरीबन सारे जानवरों में अब आंखें होने लगी। आंख होने के कारण अब ये तेजी से पानी में तैरने लगे, यानी मूवमेंट काफी बढ़ गई। इन मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए और देखी हुई चीजों को समझने के लिए आंख के आसपास कुछ सेल में खास बदलाव आया और ये न्यूरॉन्स की शक्ल लेने लगे और इन्हीं न्यूरॉन्स के गुच्छे ने ब्रेन यानी दिमाग को जन्म दिया। आगे के एपिसोड्स में हम ब्रेन के बनने की कहानी को बड़े डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले अभी ज़रूरत है रुक के ये देखने की कि ये कितना लंबा और धीमा प्रोसेस रहा है, जहाँ प्रकृति ने अरबों साल लगा के अपने आप को एक खूबसूरत रूप दिया है। इंसानों ने इसका विनाश में केवल चंद ही साल लगाए। एक बार हमें रुक कर अपनी करनी पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है।
जहां अरबों साल लगा के ऑक्सीजन की मात्रा इस लेवल तक पहुंची, हमने पिछले 150 साल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को खतरनाक लेवल तक पहुंचा दिया है। एक बार हम अपने आपसी झगड़ों से बाहर आए तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे असली दुश्मन हम खुद ही हैं, और ये दुश्मनी निकाल रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स को जला के। 2011 में 8 साल की ग्रेटा थुनबर्ग क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की बर्बादी की इन्हीं न्यूज़ को टेलीविज़न पर देख रही थी। इस बच्ची को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इसको रोकने के लिए कुछ करता क्यों नहीं है। इस ख्याल ने इस बच्ची को इतना परेशान किया कि इसने खाना पीना छोड़ दिया और एक सदमे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ समय तक इसका इलाज चला, लेकिन कहीं कुछ टूट गया था। अगले कुछ सालों तक ये अपने माँ बाप से लड़ती रही, फिर इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब ये दिन रात स्वीडन के पार्लियामेंट के बाहर बैठी रहती। धीरे धीरे स्वीडन के सरकार को इसको अनदेखा करना मुश्किल होता गया। अब धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ये क्रांति एक तूफान का रूप लेने लगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अब लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे, जिसमें कि प्रमुख बच्चे थे। सितंबर 2019 तक 40 लाख लोगों ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अब ये यूरोपियन इलेक्शंस का एक अहम मुद्दा बनने लगे थे। यही नहीं, स्वीडन के लोगों ने 8% तक अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल में कटौती कर दी। इसे अब द ग्रेटा इफेक्ट कहा जाने लगा है। 54 करोड़ साल पहले तक समंदर के अंदर अनगिनत जाति के जानवर और पेड़ पौधे भर चुके थे। ये प्रकृति के लाइफ टाइम का सबसे खूबसूरत समय था। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा गया। इस बीच कई विपदाएं आई, जिसे एक्सटिंक्शन पीरियड कहते हैं, पर जीवन इन विपदाओं से लड़ झगड़ के आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 37 करोड़ साल पहले कुछ मछलियां कुछ बड़ी मछलियों से अपनी जान बचाने के लिए शैलो वाटर्स में चली गई, जिनमें कीचड़ ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम। अब इन मछलियों को घिसट घिसट कर पानी से बाहर आना पड़ा और धीरे धीरे ये जमीन के जानवरों में बदलने लगी। डॉकिंस की सर्वाइवल मशीन अब और खूंखार रूप लेने लगी। पहले ये बड़े रेप्टाइल्स में बदली और फिर बाद में पृथ्वी के सबसे भयावह जानवर यानी डायनासोर का रूप लेने लगी। ये समय था कत्लेआम का। बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर ये अपनी ताकत बढ़ाते जाते। हर तरफ मौत का एक भयंकर नृत्य चल रहा था। इस बीच अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा दयनीय था तो वो थे हम जैसे मैमल्स। डायनासोर से बचना इनका प्रमुख लक्ष्य था। जब भी मैमल्स एक खास साइज से बड़े होते, डायनासोर इन्हें चीर के खा जाते। डायनासोर से बचने का अब एक ही तरीका था, वो था छोटा हो जाना। शायद वैसे ही जैसे कि इंसान चींटियों का शिकार नहीं करता। इवोल्यूशनरी प्रेशर मैमल्स को छोटा बनाता चला गया और ये छोटे होते होते एक चूहे या गिलहरी के इतने बड़े रह गए। पर इस दौरान और भी कुछ हुआ। ये आज के इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट साबित होने वाला था। इस जमाने के जो मैमल्स थे, इनका एक ही धर्म था, वो था जान बचा के भागना। इसके लिए इन्हें डायनासोर को सूंघना पड़ता था। इसी कारण से इनके आंख, कान और नाक अब और एफिशिएंट होते चले गए और इनको प्रोसेस करने के लिए इनका दिमाग बढ़ता गया। इसी कारण से हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स में आज भी ज़्यादा विकसित कान नहीं होता है,
ना ही उनमें इतना दिमाग होता है कि उनकी कोई कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ हो। डायनासोर का इतिहास हद से लंबा चला। जहां मॉडर्न इंसान का इतिहास केवल 2 लाख साल का है, वहीं डायनासोर का इतिहास 16 करोड़ साल का है। आखिर डायनासोर के साम्राज्य का अंत कैसे आया? इसका जवाब है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से आने वाला एक उल्का डायनासोर की मौत का कारण बना। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्का धरती से टकराया। ये जगह आज भी मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में देखी जा सकती है। इसके कारण इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा वातावरण धूल के बादलों से भर गया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचनी बंद हो गई, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। बड़े जानवर पहले मरे, छोटे जानवर बाद में। पर निहायत ही छोटे होने के कारण मैमल्स ने किसी तरह कीड़ों को खाके गुजारा करना शुरू किया। समय के साथ वातावरण साफ हुआ और प्रकृति ने एक नया रूप लिया। कल के कमजोर मैमल्स अब पृथ्वी पर राज करने वाले नई ताकत बने। बंदर, शेर, भालू, हाथी, घोड़े ऐसे जानवरों का विकास अगले 6 करोड़ सालों में हुआ। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि डायनासोर्स का क्या हुआ। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स जो थे वो आज के मॉडर्न चिड़िया में बदल गए। तो एक तरह से डायनासोर आज भी हैं, लेकिन शक्ति का जो संतुलन है वो अब मैमल्स की तरफ झुक गया है। शायद यही प्रकृति का न्याय है। हम एक बार प्रकृति की बात फिर से उठाते हैं। इंसानों का फैलाया हुआ विनाश डायनासोर के किए हुए विनाश से कहीं बुरा है। पिछले कुछ सालों में हमने असंख्य पेड़ काटे, जिसके कारण पूरी बायोडाइवर्सिटी मिट गई। हर साल हजारों के संख्या में जानवर लुप्त हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम एक बड़े एक्सटिंक्शन पीरियड के बीच खड़े हैं और दुर्भाग्यवश ये इंसानों का लाया हुआ है। प्रकृति इसे देख रही है। क्या हम अपने पाप का अभी भी प्रायश्चित कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग जैसे कुछ चुनिंदा लोगों का प्रयास का असर हमने देख लिया है। खुशी की बात यह है कि ग्रेटा अकेली नहीं है। 1970 के दशक में वेस्ट में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। मोहनदास गांधी और हेनरी डेविड थोराउ जैसे विचारकों से प्रेरित होकर वेस्ट में कई सारी पार्टियां बनी। इनमें से कुछ प्रमुख है नीदरलैंड्स की कबूटर्स, ऑस्ट्रेलिया की यूनाइटेड तस्मानियन ग्रुप और जर्मनी की डी ग्रूनन, मतलब द ग्रीन पार्टी। अब समय के साथ ये पार्टियां मजबूत होती चली जा रही हैं। हमारे यहाँ जहाँ राजनीतिक पार्टियां जात पात और धर्म से ऊपर उठकर नहीं सोच पाती, वहीं इन पार्टियों ने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए अपने मुल्कों में सख्त कानून बनाए। हमारा आज का हिंदुस्तान जात पात से ऊपर उठ के सोचने वाली अपनी ग्रेटा थुनबर्ग को ढूंढ रहा है। डायनासोर के मरने के बाद मैमल्स का विकास होता चला गया। इनमें से एक ब्रांच बंदरों की दिशा में बढ़ गई। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इन बंदरों की एक प्रजाति पेड़ से उतरकर सीधी चलने लगी। ऐसा क्या हुआ जो उनका दिमाग बढ़ने लगा और उनमें कल्पना की शक्ति जागी। हम देखेंगे आखिर ब्रेन चीज क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। इंसान के अंदर इंसानियत कहां से आती है, क्यों वो शिद्दत से प्यार करता है और उसी शिद्दत से नफरत और दुश्मनी निभाता है। क्या है इंसानों के इंसान बनने की कहानी। ये है हमारा अगला लक्ष्य।